गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और उत्तराखंड में जो हमारा चल रहा था पंवार वंश चल रहा था और पंवार वंश भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो धीरे धीरे हमने देखा कैसे कि हमने उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल से धीरे धीरे हम आगे आए। फिर हमने कार्तिकेय वंश पढ़ा, फिर चंद वंश पढ़ा, फिर पंवार वंश पढ़ा। तो धीरे धीरे ये चीजें हमने सारी नोट की। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने शुरू कहाँ से किया था, तो हमने देखा था उत्तराखंड में जो हमने पढ़ा था। तो स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें तो हमने बोला था कि हम उत्तराखंड को 4 पार्टों में पढ़ेंगे। ये शुरू वाली क्लास जो थी उसमें हमने डिस्कशन किया था। पहले हमने देखा था कि हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड की थोड़ा पॉलिटी पढ़ेंगे, और उत्तराखंड का कल्चर जो हमने पढ़ा कि उत्तराखंड का कल्चर संस्कृति जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। ये शुरू वाली क्लास में हमने चर्चा की थी। तो अभी हम देखें तो प्रेजेंट टाइम पे हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री में देखो हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा ऐतिहासिक काल। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने देखा जो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जिस ये प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा है इसमें न लिखा गया है, और जब लिखा नहीं गया तो इसके बारे में हम पढ़ भी सकते नहीं है। जब लिखा ही नहीं गया तो इसके बारे में कुछ स्रोत है नहीं, बस इसके जो शिलालेख हो गए, शिलालेख नहीं, वहाँ शिलालेख पत्थरों पे कुछ लिखा है, कुछ डिजाइन बने हैं। तो उत्तराखंड के संदर्भ में हम देखें तो हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था लाख उडियार पढ़ा था, हमने वेथा पढ़ा था, हमने कुडली हमने पढ़ा था, कुडली हो गया, फिर किमनी गांव, मलारी गांव, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और आदि ऐतिहासिक काल के स्रोत हमने बताया था कि पौराणिक धर्म ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ। तो पौराणिक ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ हमारे जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारी चीजें जो भी हैं इसमें हमने क्या पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। जैसे हमने पढ़ा स्कंद पुराण में देवभूमि और मनुष्यों की जो हिमवंत कहा गया है, उत्तर गुरु कहा गया है, कर्णवाश्रम, बद्रिकाश्रम, जो भी जैसे केदार खंड, मानस खंड, जो सब सारा बोला गया स्कंद पुराण में। ये चीजें हमने सारी देखी। उसके बाद हमारे ऐतिहासिक काल में जब हमने शुरू किया तो हमने सारी चीजें जैसे पूर्णिंद शक्ति हमने पढ़ी, फिर नाग वंश हो गया, फिर कार्तिकेय वंश हमने पढ़ा, कार्तिकेय वंश, फिर हमने इसकी कत्यूरी शाखा के बारे में पढ़ा। फिर कत्यूरी शाखा के बाद जो सबसे बड़ा आया ये आया हमारा कुमाऊं का चंद वंश, कुमाऊं का चंद वंश। तो कुमाऊं का अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति थी कुमाऊं में, जो था चंद वंश। तो चंद वंश के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा। तो धीरे धीरे हम जैसे आगे गए तो आगे हमने चंद वंश पढ़ा कि कब 700 लगभग 700 से 1790 एडी तक हमने देखा कि चंद वंश हमारा चला। तो चंद वंश में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। 1790 में हमने पढ़ा कि एक नई शक्ति आई कुमाऊं में, वो क्या आई, गोरखा आई। ये हमने पढ़ा, गोरखा शक्ति आई। और ये चीजें हमने जब देखा तो जब हमने चंद वंश पूरा कंप्लीट किया, अंतिम राजा चंद वंश का जो हमने देखा था महेंद्र चंद था, गोरखों के साथ युद्ध हुआ, ये हार गया और कुमाऊं पर किसका अधिकार हो गया, गोरखों का अधिकार हो गया 1790। उसके बाद हमने सबसे बड़ी शक्ति पढ़ी थी गढ़वाल में। तो हमने पढ़ा था गढ़वाल का पंवार वंश। तो पंवार वंश में भी हमने पढ़ा था कि 888 से जो कनकपाल थे इन्होंने पंवार वंश की स्थापना की, कहा, चांदपुरगढ़ से, और ये चला 1804 तक। 1804 में हमने कल की क्लास में पढ़ा खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 में देहरादून में हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारा गया। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब दो शक्तियां हमने, पॉलिटी ज्योग्राफी तो इसके बाद देख लेंगे, फिर पॉलिटी, फिर कल्चर संस्कृति में हमारे जो मेले आएंगे, हमारे नृत्य, हमारे त्योहार, उनको हम पीडीएफ के माध्यम से या कैसे कर भी देख लेंगे। तो अभी जो हमने कंप्लीट किया है पूरा हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा है, आदि ऐतिहासिक काल हमने अपना कंप्लीट किया है, आदि ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल हमने अपना कंप्लीट किया, और धीरे धीरे हमने पूर्णेंद्र नाग, कार्तिकेय, ये वर्धन वंश भी हमने पढ़ा था इसमें। तो सारी चीजें, जो पौरव वंश पढ़ा था हमें, तालेश्वर ताम्रपत्र वाला, सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो धीरे धीरे हम अपने उसमें आगे बढ़े। फिर कुमाऊं का चंद वंश हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और गढ़वाल का पंवार वंश हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो धीरे धीरे हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को अब कंप्लीट करेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। तो उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन की अगर हम बात करें तो दो भागों में डिवाइड ये होगा। एक ये होगा कुमाऊं में और दूसरा होगा कहाँ, गढ़वाल में। गढ़वाल में
तो ये सारी चीजें हमने देखा 1790 में कुमाऊं में और 1804 में गढ़वाल में। तो 1790 से हमें देखना पड़ेगा गढ़वाल कुमाऊं में, और 1804 से हमें कहाँ देखना पड़ेगा गढ़वाल में। 1804 से 1815 तक कहाँ गढ़वाल में, और 1790 से 1815 तक कहाँ है कुमाऊं में। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, थोड़ा इनके टैक्सों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इनका थोड़ा बहुत प्रशासन। तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं गोरखा, उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। तो हम पहले करते हैं कुमाऊं की चर्चा हम करेंगे। कुमाऊं में देखते हैं कैसे गोरखा प्रशासन क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो वो हम देखते हैं कुमाऊं में गोरखा प्रशासन। तो कुमाऊं में अगर हम गोरखा प्रशासन की बात करें, कुमाऊं में गोरखा प्रशासन, कुमाऊं में गोरखा प्रशासन, गोरखा प्रशासन। तो अब हम कुमाऊं में गोरखा प्रशासन, जो हमारा टाइम पीरियड ये होगा, ये हो गया 1790 से 1815 तक। 1815 के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हो गया, एक नई शक्ति आएगी, वो आएगी कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश मान के चले, वो 1815 के बाद ब्रिटिशों का होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। तो उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन का हम देखते हैं, हम करते हैं कुमाऊं की चर्चा, कुमाऊं की चर्चा। तो 1790 से 1815 हम पूरा टाइम पीरियड माने तो वही होगा 1804 के बाद गढ़वाल में। तो कुमाऊं में, अगर कुमाऊं में गोरखा प्रशासन हम देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा प्रशासन, इसका टाइम पीरियड वही है 1790 से 1815। तो अगर हम कुमाऊं में गोरखा प्रशासन की बात करें, तो अब तक जो हमने देखा कि चंद वंश हो गया, पंवार वंश हो गया, इसमें क्या हुआ कि जो भी राजा थे वो बाहर से आए थे, तो पर जो उन्हें राज्य करने के लिए दिया था, जो एरिया दिया था, जैसे सोमचंद आया तो राजगुंगा का किला बनाया चंपावत में, वो किसने दिया था, तो यहीं के राजा जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने दिया था। इसके बाद जो हमने देखा पंवार वंश की स्थापना हुई, कनकपाल आया था, तो यहाँ चाँदपुर गढ़ का जो गढ़पति था वो था भानु प्रताप। तो भानु प्रताप ने क्या किया कि हमने देखा कि उसने भी उसको चाँदपुर गढ़ दिया, अपनी बेटी से विवाह किया और वो अपना गढ़ दे दिया। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारा उत्तराखंड, अगर हम मान के चले, उत्तराखंड हो गया और ये नेपाल हो गया, गोरखा प्रशासन मतलब नेपाल, तो ये अलग देश था। अभी हम शॉर्टकट में थोड़ा मैप के हिसाब से देखें, तो अगर हम बात करें, ये हो गया कुमाऊं, ये हो गया गढ़वाल। अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया जो हमारा लगता है, ये वाला एरिया है नेपाल, ऊपर चाइना है, हमने देखा है चीन तिब्बत है, इधर इधर हमारा हिमाचल प्रदेश है, नीचे वाला एरिया में यूपी है। तो नेपाल अभी क्या था कि नेपाल एक अलग देश था, ऐसा तो था नहीं कि कहीं बाहर से आए, इसलिए यहाँ तो ये जो कुमाऊं और गढ़वाल में था, इसने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद जीता, तो ये अलग शक्ति थी, ये बाहर की शक्ति थी। तो इसको कुछ यहाँ करने के लिए, जैसे हमने देखा, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में हमने देखा पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, जो भी आए, तो धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे हम मान लें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर अधिकार किया, तो पूरा इंग्लैंड यहाँ नहीं आया, मतलब पूरा ब्रिटिश सरकार यहाँ नहीं आई। उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेजा यहाँ पर शासन करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, वो यहाँ शासन करेगी, पूरा का पूरा इंग्लैंड तो भारत में शासन करने के लिए आया नहीं, एक कंपनी थी, उसकी स्थापना की, बोला कि आप जाओ, आप भारत को संभालो, भारत में व्यापार करो, वहाँ का जो भी देखना है। बाद में उन्होंने यहाँ जीत लिया, शासन कर लिया, तो वो अलग है। तो पहले तो वो व्यापार के लिए आए थे। तो अभी अब देखो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने यहाँ शासन किया, फिर बाद में हमने क्या देखा कि जैसे इन्हीं के क्या बने, इन्होंने बनाए गवर्नर, फिर उसके बाद इन्होंने बनाए गवर्नर जनरल। हमने भारत, जब इन्होंने भारत को जीता, भारत पे अपना विस्तार किया, भारत को अपने अधीन किया, तो इन्होंने अनेक पद बनाए। तो उन पदों में हमने पढ़ा, जैसे पहले हमने देखा गवर्नर, बंगाल का गवर्नर हमने पढ़ा, फिर हमने बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ा, फिर हमने भारत का गवर्नर जनरल पढ़ा, फिर हमने वायसराय पढ़ा। तो ये जो लिंग था, उन्होंने ये पद बनाए। तो अब जो गोरखा प्रशासन, जो नेपाल ने उत्तराखंड पे शासन किया, तो ये भी यहाँ कुछ पद बनाएंगे, कुछ अपना सेनापति बनाएंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे, एक प्रकार का अपना पूरा विभाग छोटा मोटा खोलेंगे, जिससे ये यहाँ रेगुलेट कर सके। ऐसे नहीं पूरा नेपाल आएगा। तो उन्होंने भी क्या किया कि कुमाऊं में प्रशासन के लिए उन्होंने एक पद बनाया, एक संस्था पद ही मानेंगे, तो उसको बोला गया सूबा,
इन्होंने यहाँ जिसको नियुक्त किया सुब्बा, जैसे देश के जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया तो इन्होंने गवर्नर बनाए, फिर गवर्नर जनरल बनाए, फिर वायसराय बनाए। तो ये चीजें हमने देखी। इन्होंने जो पद बनाया वो बनाया इन्होंने क्या, सुब्बा। उसको नाम दिया गया सुब्बा, मतलब जो इनकी पोस्ट थी, इनका पद था, इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसने कुमाऊं को रेगुलेट किया, कुमाऊं में शासन प्रशासन देखा, कुमाऊं में कैसे टैक्स आएगा, कैसे कुमाऊं को कंट्रोल होगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या एक पद बनाया और उस पद का नाम क्या था, सुब्बा। तो इसकी शुरुआत हुई सुब्बा से। तो हम अब धीरे धीरे आगे देखें। तो पहला जो सुब्बा आते, कुमाऊं में जो गोरखा प्रशासन है उसको कुछ नाम, जैसे गढ़वाल में गोरख्याली बोला जाता है, तो कुमाऊं में गोरखा प्रशासन जो दिया गया, जो टाइम पीरियड था 1790 से 1815 का, जो कुमाऊं में गोरखों का प्रशासन हुआ, उसको नाम दिया गया गोरख्योल। इसको जो नाम दिया गया गोरख्योल, और गढ़वाल में नाम दिया गया वो उसके बाद पढ़ेंगे हम गोरख्याली। तो ये चीजें हैं। तो अब कुमाऊं में जो शासन को, इसको क्या बोला गया, गोरख्योल। तो कुमाऊं में अगर बोला जाए कि ये जो गोरखों ने जो कुमाऊं में प्रशासन किया, शासन किया, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको बोला गया क्या, गोरख्योल। अगर ये पूछा गया तो ये इसके लिए ये शब्द है कि कुमाऊं में गोरखा प्रशासन को गोरख्योल बोला गया। अब हमने बात की थी कि इन्होंने एक पद का सृजन किया, उसको उस पद का नाम था सुब्बा। और जो पहला सुब्बा आया वो सुब्बा जोगमल शाह आया, सुब्बा जोगमल शाह। तो पहला जब 1790 में इन्होंने जीता और यहाँ पहला सूबा बनाया, उस पहले सूबे का नाम था सुब्बा जोगमल शाह। ये नेपाल गोरखा सरकार ने अपना प्रतिनिधि यहाँ स्थापित किया, इसको रखा, इसको भेजा कुमाऊं में, बोला कि आप जाइए वहां का प्रशासन देखिए। तो पहला सूबा जो था सुब्बा जोगमल शाह था। और सुब्बा जोगमल शाह ने, अब हम इसका पढ़ेंगे कि इसने क्या कार्य किया। वैसे 2-4 ही सूबा इसमें इंपॉर्टेंट है कुमाऊं में गोरखा प्रशासन में, ज्यादा कुछ है नहीं। तो वही 2 सालों के बारे में जो थोड़ा बहुत उन्होंने काम किए उसको हम पढ़ेंगे। तो अब हम सुब्बा जोगमल शाह पहला जो सुब्बा था उसके बारे में चर्चा करें। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने, हमने पढ़ा था कि चंदों के कुछ टैक्स थे, 32 रकम 36 रकम 32 कलम, हमने देखा था इनके जो 36 प्रकार के टैक्स थे। तो सबसे पहले क्या किया इसने, जो 36 प्रकार के टैक्स थे किसके, चंदों के। तो इसने क्या किया, चंदों के जो 36 प्रकार के टैक्स थे, प्रकार के कर थे, उसको क्या किया, खत्म किया। तो सबसे पहला काम जो किया भाई साहब जोगमल शाह ने, सुब्बा जो पहला सुब्बा बना, सुब्बा जोगमल शाह ने क्या किया कि चंदों का जो 36 प्रकार के इन्होंने कर लगाए थे टैक्स, जैसे मांगा कर, घुरई मांगा कर देखा था हमने, जो भी जितने थे, जूलिया कर, सिरती कर, टांड कर, घी कर, भात कर, जो भी था, हिलियानी कर, जितने कर हमने सारे पढ़े थे। तो वो सारे इन्होंने क्या किए, खत्म किए। अब जब उन टैक्सों को खत्म करेंगे तो नए कर भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन बिना टैक्स के आएगा नहीं, जिससे पैसा आएगा। तो वो तो मेन टैक्स था, टैक्स से ही अपना आगे कार्य चलाएंगे, जो भी अपना देखेंगे। तो इन्होंने नए प्रकार के कुछ टैक्स लगाए। तो इसके जो पहले टैक्स में आता है, एक इसने लगाया घुरही पिछई का नाम का कर, घुरही पिछई टैक्स। तो इसने एक नया टैक्स लगाया घुरही पिछई नाम का टैक्स। और एक इसने लगाया शुभांगी दस्तूर व मेजबानी दस्तूर। ये 2 प्रकार के टैक्स लगाए। ये जो लेखक थे, दफ्तर के जो कार्य करते थे उनके लिए लगाया। अगर पूछे किसके लिए लगाया, तो जो दफ्तर के कार्य करते थे। अब इसका जो शासन प्रशासन देखेंगे तो ऑफिशियल वर्क भी हो गया। आजकल जो भी जितने कनिष्ठ की पोस्टें आती हैं वो आती हैं, तो ऑफिशियल वर्क के लिए आते हैं। वही सुब्बामल शाह ने जो था, जो ऑफिस का जो दफ्तर का कार्य करेंगे उनके लिए क्या लगाया, शुभांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर नाम का टैक्स लगाया। किसने लगाया, सुब्बा जोगमल शाह ने। तो दूसरा कार्य इसका ये आया। और तीसरा कार्य जो मांगा नाम का हमने टैक्स देखा था, मांगा नाम का क्या देखा था, टैक्स। तो मांगा नाम का टैक्स लगाया और प्रत्येक नौजवान से क्या लगाया, 1 रुपया। प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये। जब हमने देखा था कि मोहन चंद के समय जब युद्ध की स्थिति हुई थी, तो मांगा नाम का जो टैक्स होता था वो युद्ध के समय लिया जाता था, या आपातकाल की स्थिति के समय, जब लगे कि आक्रमण होने वाला है, युद्ध की स्थिति होने वाला है, तो उस समय ये मांगा नाम का टैक्स लगाया जाता था।
तो ये हमने पढ़ा था मोहनचंद के बारे में कि मोहनचंद जो था उसने मांगा नाम का टैक्स लगाया था। तो इसी क्रम में आगे जब गोरखा प्रशासन आया, गोरखा प्रशासन जब कुमाऊं में आया तो उसका जो पहला सूबा था सूबा जोगमल शाह। हमने पढ़ा कि गोरखा प्रशासन को गोरख्याली नाम दिया, गोरख्योल नाम दिया गया, गोरख्याली गढ़वाल में है और गोरख्योल जो नाम दिया गया वो कुमाऊं में दिया गया। तो पहला जो सूबा पद मैंने देखा था, जैसे ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया कि गवर्नर जनरल पद किया, पहले गवर्नर फिर गवर्नर जनरल फिर वायसराय जो पद थे वो किसने बनाए, ब्रिटिशों ने भारत में शासन के लिए बनाए। तो उसी क्रम में इन्होंने क्या बनाया, सूबा नाम का पद बनाया, किसने, गोरखों ने। तो पहले सूबा जो थे वो थे सूबा जोगमल शाह। तो सूबा जोगमल शाह ने जो कार्य हमने देखा कि पहले कार्य क्या किया कि इसने चंदों के जो 36 प्रकार के टैक्स थे उनको खत्म किया, फिर उसके बाद अपने कुछ कर लगाए। तो पहले कर में हमने क्या देखा कि घुरही पिछही नाम का एक नया कर लगाया, किसने लगाया, सूबा जोगमल शाह ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर नाम के 2 टैक्स लगाए। ये जो दफ्तर के कार्य करते थे उनके लिए ये टैक्स लगाया गया, किसने लगाया, सूबा जोगमल शाह ने। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि मांगा नाम का टैक्स प्रत्येक नौजवान से क्या लगाया, 1 रुपये लगाया, किसने लगाया, सूबा जोगमल शाह ने। तो इसी क्रम में हमने देखा कि सूबा जोगमल शाह जो था उसने ये कार्य किए। तो पहला सूबा था सूबा जोगमल शाह। तो इसके बारे में जो कार्य थे वो हमने देखा। अब हम चलते हैं दूसरे सूबे पे। पहला सूबा कौन था, जोगमल शाह, जोगमल शाह। और जो दूसरा सूबा था वो था काजी नरशाही, काजी नरशाही। तो काजी नरशाही जो था वो दूसरा सूबा था। और इसने क्या किया कि बोला जाता है कि एक नगरकोट वाला एरिया था, जो कुमाऊं में जो एरिया था नगरकोट, यहाँ सैनिक रहते थे। तो इस एरिया में जो सैनिक रहते थे उन्होंने क्या किया कि इस यहाँ का जो लोकल एरिया था उससे क्या किया कि लोकल जो एरिया था उनके साथ पारिवारिक संबंध बना दिए, पारिवारिक संबंध। अब वहीं रहेंगे, सैनिक है वहीं इन्होंने रहना है, वही खाना है। तो अगल बगल जो पास वाला एरिया था उनके साथ क्या किया इन्होंने कि पारिवारिक संबंध बना दिए। तो ये अब इनको नगरकोट वाला जो एरिया था ये एरिया था नगरकोट। तो इस एरिया का जो एरिया था ये था नगरकोट वाला एरिया, नाम दिया गया नगरकोट। और इनको इन सैनिकों को क्या बोला गया, नगरकोटिया बोला गया, नगरकोटिया। तो ये चीजें हमने देखी कि जो एरिया था उसको नगरकोट था, और जो हमारे जो काजी नरशाह था उसके समय पे क्या हुआ, जो सैनिक थे इन्होंने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे संबंध बनाने चालू कर दिए। और इनको परिवार मतलब पारिवारिक संबंध, इन्होंने शादी ब्याह कर दिया होगा तो पारिवारिक संबंध तो ऐसे ही बनेंगे। तो ये बात क्या थी कि जो काजी नरशाह था इसको ये बात पसंद नहीं आई। इसका दिमाग में चला कि यार अब इन्होंने यहाँ क्या किया कि संबंध बना दिए, पता चला बाद में ये इन्हीं के साथ मिल जाएं, विद्रोह कर दे। तो इसको भी प्रॉब्लम थी, इसका भी सोचना सही था कि अगर हम जिस देश में प्रशासन कर रहे वहीं अगर हम अपना परिवार बसा दे तो कल को हमें युद्ध करना पड़ेगा, उनके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, तो हमें दिक्कत आ जाएगी। यही चीज हुआ। तो ये चीज क्या हुआ कि इन्होंने क्या कि 1793 का काम आता सन आता है। 1793 एडी में क्या किया, इसने इन नगरकोटिया सारे सैनिकों को मरवा दिया। किसने मरवा दिया, काजी नरशाही ने इन सारे सैनिकों को, अपने ही सैनिकों को क्या किया, मरवा दिया काजी नरशाही ने। तो ये दिन था मंगलवार, मंगलवार का ये दिन था और इसलिए इस दिन को नरशाही का मंगल बोला जाता है, नरशाही का मंगल। तो अगर पूछा जाए कि नरशाही का मंगल किस जो सूबा था उसके समय पे हुआ तो काजी नरशाह के समय पे हुआ, क्योंकि इस दिन मंगलवार था। और इस दिन हुआ क्या था कि जो नगरकोटिया जो सैनिक थे, इनके अपने सैनिक थे, नरशाही ने इन सबको मरवा दिया था, तो इसलिए इसको बोला नरशाही का मंगल। तो हमने पहले देखा सूबा जोगमल शाह के बारे में पढ़ा, फिर दूसरा जो सूबा था हमने क्या, सूबा काजी नरशाही। 2 सूबे हो गए। अब इसके बाद तीसरे 2-4 और इम्पोर्टेंट है, वैसे ज्यादा तो है नहीं, 2-4 इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो तीसरा सूबा आता है वो आता है बम शाह चौतरिया। अब हम देखते हैं किसके बारे में, बम शाह चौतरिया के बारे में। बम शाह चौतरिया। तो बम शाह चौतरिया के बारे में तीसरा सूबा है, इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों पर कुसही नाम का टैक्स लगाया। इनके बारे में अब हम देखें तो ब्राह्मणों पर कुसही नाम का टैक्स लगाया। कुसही नाम का क्या लगाया, टैक्स लगाया। कुसही नाम का क्या लगाया, कर लगाया। तो बम शाह चौतरिया, पहले सूबा जोगमल शाह, फिर काजी नरशाही, फिर तीसरा है बम शाह चौतरिया। ये तीसरा सूबा था और इसने ब्राह्मणों पर कुसही नाम का टैक्स है। बीच में और थे पर जो इंपॉर्टेंट सूबे हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने कुछ काम किया नहीं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर कुसही नाम का टैक्स
किसने लगाया? तो वो लगाया बमशाह चौतरिया ने। तो इसके बारे में यही जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों पर कुशई नाम का टैक्स किसने लगाया? बमशाह चौतरिया ने लगाया। अब इसके बाद जो सूबा आता है वो आता है धोकल सिंह बसन्याल। धोकल सिंह बसन्याल। तो धोकल सिंह बसन्याल के बारे में क्या आता है कि इसकी जो हत्या कर दी, हत्या की इसकी ढाकचा सिपाहियों ने की। ढाकचा सिपाहियों ने इसकी हत्या की। अब ये इसमें एक नाम आया ढाकचा। तो अब ये ढाकचा के बारे में हम देखते हैं कि ढाकचा आखिर है क्या। तो किसकी हत्या की? ढाकचा सिपाहियों ने धोकल सिंह बसन्याल की हत्या की, ढाकचा सिपाहियों ने। अब ये ढाकचा है क्या? तो जो गोरखा प्रशासन है उसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे। गोरखों ने दो प्रकार के सैनिकों की व्यवस्था की थी। एक था जागचा और एक था ढाकचा। तो जागचा जो थे वो कार्यरत सैनिक होते थे। कार्यरत सैनिक मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे जो ऑन ड्यूटी होते थे। अगर हम बोले तो ऑन ड्यूटी होते थे। तो ऑन ड्यूटी जो होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? जागचा। और ढाकचा ये होते थे सेवानिवृत्त होते थे। ये सेवानिवृत्त सैनिक होते थे। मतलब जो जिनको जैसे आंचल अग्निवीर योजना चल रही है 5 साल के लिए, तो वही इसमें भी था कि जो ये सेवानिवृत्त सैनिक होते थे तो इन्हें बोला गया ढाकरिया। अगर हम अलग नाम देखें तो इन्हें बोला गया ढाकरिया। तो जो ढाकचा सैनिक थे उनको नाम दिया गया ढाकरिया और इनको नाम दिया गया जागरिया। तो ये पॉइंट कहाँ पे आया था कि जो धोकल सिंह बसन्याल जो सूबा था उसकी हत्या की ढाकचा सिपाहियों ने। ढाकचा सिपाहियों की हम बात करें कि ढाकचा सिपाही क्या थे, तो ढाकचा सिपाही वो थे जो सेवानिवृत्त, कहीं लिखा गया कि 2 वर्ष के लिए इनको सेवानिवृत्त किया जाता था, मतलब रिटायरमेंट। तो ढाकचा सिपाहियों ने किसकी हत्या की? धोकल सिंह बसन्याल की। तो जो सूबे जो इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि ढाकचा सिपाही ने किस सूबा की हत्या की, तो वो था धोकल सिंह बसन्याल। तो यही 2-4 इंपॉर्टेंट सूबे थे। अब इसके बाद एक सूबा आता है ऋतुराज थापा। अगले सूबे की हम बात करें तो सूबा ऋतुराज थापा। सूबा ऋतुराज थापा। तो उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन हमने देखा। जो सूबा ऋतुराज थापा है इसने क्या किया कि रेबंदी नाम से एक भूमि बंदोबस्त किया। रेबंदी नाम से क्या किया? भू बंदोबस्त किया। क्या किया? भू बंदोबस्त। इसने किया भू बंदोबस्त रेबंदी नाम से सूबा ऋतुराज थापा ने। और इसने क्या किया कि जो गूंठ भूमियां होती थी वो सारी भूमियां इसने जब्त कर दी। जो गूंठ भूमियां होती थी, हमने पढ़ा गूंठ भूमियों के बारे में, तो जो जितनी भी गूंठ भूमियां थी उनको उसने जब्त कर दिया। मतलब जिसको दे रखा था उससे छीन लिया। बोला कि ऐसा कोई नहीं है, कोई गूंठ भूमि नहीं दी जाएगी। और गूंठ भूमि के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि 1773 में क्या किया? 1673 में बाज बहादुर चंद जो थे, बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों को क्या दिया था? गूंठ भूमि दान की थी। और गूंठ भूमि के बारे में मैंने 2-3 वीडियो में बताया कि गूंठ भूमि क्या होती है। एक गूंठ भूमि के बारे में मैंने बताया था और एक सदावर्त के बारे में मैंने बताया था। ये काफी चर्चा इसके बारे में होगी शॉर्ट में। गूंठ भूमि जो होती थी वो मंदिरों के रख रखाव के लिए दी जाती थी, ये हमने पढ़ा है। और सदावर्त शॉर्ट में देखें तो ये धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी। तो इसके बारे में सारी चर्चा चंद्रवंश में मैंने की है कि गूंठ भूमि किसे बोलते हैं और सदावर्त किसे बोलते हैं। तो जो ऋतुराज थापा थे इन्होंने क्या किया? रेबंदी नाम से एक भू बंदोबस्त किया और क्या बोला? जितनी भी गूंठ भूमियां थी दे रखी थी सारी, वो गूंठ भूमियां इन्होंने जब्त कर दी। अब जो सूबों के बारे में, सूबों का हमने कार्यकाल देखा, उसमें इतना ही है। और अंतिम सूबा आता है बमशाह चौतरिया। अगर अंतिम सूबे की हम बात करें, अंतिम सूबा जो था वो था कौन? बमशाह चौतरिया। तो सूबों के बारे में जो हमने देखा, तो जितने भी सूबे थे कुमाऊं में हमने देखा कि गोरखा प्रशासन जब एक नई शक्ति आई तो उस शक्ति ने क्या क्या किया ये हमने देखा। अब कल की क्लास में हम देखें गढ़वाल में गोरखा प्रशासन। स्टार्टिंग से हम अगर शुरू करें तो शुरू से आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन, कुमाऊं में हमने देखा 1790 से स्टार्ट हुआ और गढ़वाल में 1804 से स्टार्ट हुआ क्या? गोरखा प्रशासन। पहले हमने चंद्रवंश पढ़ा, चंद्रवंश का पवार वंश के बाद आज जो नया टॉपिक है उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। तो कुमाऊं में जो गोरखा प्रशासन चला वो 1790 से 1815 तक चला। और 1815 के बाद हमें पता है अंग्रेज आए। तो सबसे पहला सूबा, जैसे मैंने बोला था कि
जैसे ब्रिटिशों ने गवर्नर जनरल वायसराय पद बनाया भारत में अधिकार शासन करने के लिए, तो इन्होंने क्या बनाया, सुब्बा नाम का पद बनाया। पहले सूबे कौन थे, सुब्बा जोगमल शाह थे। इन्होंने पहले तो क्या किया कि जो चंदों के 36 प्रकार के टैक्स थे वो खत्म किए। एक फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 36 प्रकार के टैक्स खत्म किए, फिर घुरही पिछही नाम का एक टैक्स लगाया और दफ्तर के कार्यों के लिए सुबहांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर नाम का टैक्स लगाया। किसने, सुब्बा जोगमल शाह ने। और जो मांगा नाम का टैक्स था वो प्रत्येक परिवार को 1 रुपए कर दिया था। किसने किया, सुब्बा जोगमल शाह ने। उसके बाद जो दूसरे सूबे आए, सुब्बा काजी नरशाही आया और 1793 में हमने देखा जो नगरकोट के सैनिक थे, नगरकोट या सैनिक जिनको बोला जाता था, उसकी हत्या करा दी, क्योंकि उन्हें पारिवारिक संबंध उस एरिया से बना लिए थे। तो इसको डर था कि यार कहीं ये इन्हीं के साथ रहकर विद्रोह न करते। तो अभी पहले मैंने बताया कि क्या क्या हुआ था, तो वो हमने देखा। फिर उसके बाद काजी नरशाही के बारे में हमने पढ़ा। नरशाही का मंगल बोलते हैं क्योंकि मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन इसने अपने सारे सैनिकों को भरवा दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा वंशा चौतरिया, ब्राह्मणों पर कुशही नाम का टैक्स अगर पूछे जाए, एक दो बार शायद ये प्रश्न आया भी है यूपीएसएससी में कि ब्राह्मणों पर कुशही नाम का टैक्स किसने लगाया, तो वो लगाया किसने, वंशा चौतरिया ने। फिर उसके बाद हमने देखा धोकर सिंह बसन्यात, इसकी हत्या की ढाकचा सिपाहियों ने। वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, कभी हिस्ट्री में पूछ दिया जाए कि भाई ढाकचा सिपाहियों ने किसकी हत्या की, तो धोकर सिंह बसन्यात की हत्या की। और ढाकचा पढ़ा हमने कि जो गोरखों ने 2 प्रकार के सैनिक होते थे, एक जागचा एक ढाकचा। जो जागचा होते थे इन्हें जागरिया बोला जाता था, ये कार्यरत सैनिक होते थे, मतलब ऑन ड्यूटी कार्यरत सैनिक। और जो ढाकचा होते थे सेवानिवृत्त। आज के टाइम पे हम देखें अग्निवीर योजना जो चल रही है उसी हिसाब से हम इनको मान सकते हैं। तो इसके बाद हमने जो अंतिम सुब्बा था वो कौन था, अंतिम सुब्बा वंशा चौतरिया था। इससे पहले हमने एक आता है सुब्बा ऋतुराज थापा के बारे में। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो गूंड भूमि दी जाती थी मंदिरों के लिए, उसको इसने जब्त कर लिया, बंद कर दिया। बोला भाई इसको भी गूढ़ भूमि मिली है, कहीं गूढ़ भूमि तो मिलेगी, इससे जो टैक्स आएगा वो मंदिरों को जाएगा, राजा को कुछ मिलेगा नहीं। सूबों के शासन प्रशासन का जो टैक्स है उसको तो ये मिलेगा ही नहीं, उनके रेवेन्यू में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसने क्या किया, ये सारी चीजें खत्म कर दी। और जो गूढ़ भूमि हमने पढ़ा था मंदिर के रख रखाव के लिए और सदावर्त धार्मिक कार्यों के लिए। और अंतिम सुब्बा जो था, जो कुमाऊं में अंतिम सुब्बा था वो कौन था, वंशा चौतरिया। तो कल की क्लास में हम गढ़वाल में करेंगे, कुमाऊं में गोरखियोट और गढ़वाल में इनके शासन को गोरख्याली बोला गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।